जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 23 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस जो है ये हम मनाते हैं 22 सितंबर को। अगर आपसे पूछा गया कि इस बार यानी विश्व गेंडा दिवस 2021 की इस बार की इसकी थीम क्या थी, अगर पूछा गया इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो आपको बताना चाहिए 22 सितंबर 2021 की इस बार की इसकी थीम थी कीप द फाइव अलाइव। ठीक है, इस बार इसकी थीम थी कीप द फाइव अलाइव। ठीक है दोस्तों, यानी अब इसका संबंध किससे है, ये जो आखिर इस थीम का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। विश्व के अंदर गेंडों की कुल 5 प्रजाति हैं। ठीक है, विश्व के अंदर गेंडों की कुल 5 प्रजातियां हैं, और ये जो इसकी थीम है कीप द 5 अलाइव, इसके अंदर जो 5 है इसका अर्थ इन 5 गेंडों की प्रजातियों से है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि भारत के अंदर जो है कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो इसे हम बोलते हैं इंडियन राइनो। ठीक है, यानी जो एक सिंग का गेंडा होता है ना, एक सिंग का गेंडा, इसे हम कहते हैं इंडियन राइनो, और भारत के अंदर एक सिंग के गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी इस बार की थीम थी कीप द 5 अलाइव। 5 कौन से, इसके अंदर 5 का अर्थ क्या है, पांचों के पांचों गेंडों की प्रजाति हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, और यह जो है ये असम के अंदर स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछा गया असम के अंदर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको पता होना चाहिए देहिंग पटकाई को मिलाकर इसके अंदर 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और पहले के 7 कौन से हैं, तो आपको बता दूं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वापस बताता हूँ, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और रायमोना, ये जो है 7 असम के राष्ट्रीय उद्यान है, और 8वां यानी भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो एक सींग वाले गेंडे हैं इनके लिए प्रसिद्ध भारत का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा गया किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है असम में। ठीक है, यह स्थित है असम में। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, असम के प्रमुख नृत्य। असम के प्रमुख नृत्य, तो आपको पता होना चाहिए असम के अंदर कुल 3 प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें पहला है सत्रिया, ठीक है, दूसरा है बिहू, और अगर आपसे पूछा गया तीसरा, तो तीसरा है बागरुम्बा। ठीक है, कौन सा, बागरुम्बा। और यह जो सत्रिया जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये जो है असम का सत्रिया जो है दोस्तों, यह असम का एक क्लासिकल डांस है। और अगर आपसे पूछा गया बिहू और बागरुम्बा, तो यह जो है ये दोनों असम के प्रमुख नृत्य हैं, और बिहू जो है यह असम का एक त्योहार भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, असम के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है। तो असम के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के नवीनतम मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री, तो असम की पहली महिला वित्त मंत्री है अजंता नियोग। ठीक है, अजंता नियोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो माजुली द्वीप है यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह धुबरी से सादिया तक है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, यह धुबरी से सदिया तक है। और अगर आपसे पूछा है कितने किलोमीटर का है,
तो यह जो है 891 किलोमीटर का है, ठीक है, 891 किलोमीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है तेजपुर लीची का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो जो तेजपुर लीची है इसका जीआई टैग दिया गया है असम राज्य को, ठीक है, तेजपुर लीची का जीआई टैग असम राज्य को। अब हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि है हाल ही में किसके प्रधानमंत्री को सीडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सीडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है यह सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना जो है, इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा गया इस अवार्ड को किसने दिया है, इस अवार्ड को दिया है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इस अवार्ड को दिया है किन्हें, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को। और अगर आपसे बात की जाए इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने गरीबी रक्षा जो गरीबी को कम किया है, रक्षा और शांति जो है इन दोनों क्षेत्रों में, रक्षा और शांति में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। मैंने आपको बताया बांग्लादेश जो है यह भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा कि सबसे कम जो है यह अफगानिस्तान बनाता है, ठीक है, सबसे कम भारत से सीमा जो अफगानिस्तान बनाता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है बांग्लादेश से किस राज्य की सबसे अधिक सीमा लगती है। तो आपको बताना चाहिए भारत के किस राज्य से बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है। तो यह है पश्चिम बंगाल, ठीक है, यह है पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे पूछा गया कि बांग्लादेश से किन किन देशों की सीमा बांग्लादेश से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, तो पहला राज्य है मेघालय, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। याद रखना 5 देश हैं, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है। और अगर पूछा गया राजधानी तो वह ढाका, बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका। अगला प्रश्न है संप्रीति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य है। तो जो संप्रीति युद्धाभ्यास है यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला प्रश्न है 2020 गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। जो 2020 गांधी शांति पुरस्कार है यह दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। और अगर आपसे पूछा गया यह किन के पिता हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है ये शेख हसीना के पिता हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो जो शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 30 सितंबर 2021 को कौन भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय वायुसेना जो है इसके वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है आर.के. भदौरिया। वर्तमान में प्रमुख का नाम है आर.के. भदौरिया और ये सेनावृत्त होने वाले यानी रिटायर होने वाले हैं। कब, तो ये होने वाले हैं 30 सितंबर को, ये रिटायर होने वाले 30 सितंबर 2021 को जो है ये रिटायर होने वाले हैं। अगर आपसे पूछा गया कि इनके स्थान पर कौन एयर मार्शल, इनके स्थान पर अगर आपसे पूछा गया कौन प्रमुख बनेंगे, तो इनके स्थान पर बनेंगे विवेक राम चौधरी यानी वी.आर. चौधरी। पहला ऑप्शन हो जाएगा वी.आर. चौधरी। तो
तो ये जो है अगले प्रमुख बनेंगे। अगर आपसे पूछा गया ये अभी हाल ही में किस स्थान पर है, तो यह जो है यह उप प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के, ठीक है, याद होना चाहिए। वी.आर. चौधरी जो है ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है नौसेना प्रमुख कौन है। तो भारत के जो नौसेना प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है थल सेना प्रमुख कौन है। तो थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है राफेल को कहाँ से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो राफेल को जो है ये अंबाला हरियाणा से जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कब? 10 सितंबर 2020 को। और अगर आपसे पूछा गया है इसे किस कंपनी से खरीदा, इसे किस देश से खरीदा गया है, इसे खरीदा गया है फ्रांस से, ठीक है। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस जो है यह हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है नेवी दिवस। तो नेवी दिवस जो है हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस जो है ये हम 15 जनवरी को मनाते हैं, थल सेना दिवस। यहाँ चाहिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नेवी दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। अगला प्रश्न है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो है भारत के यह पहले CDS कौन है और वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में और पहले CDS एक ही है, यानी जनरल विपिन रावत जो है ये भारत के पहले CDS है और वर्तमान में CDS भी यही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न जो कि है 21 सितंबर 2021 को भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये जो है ये हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है। ये है हमारा चौथा प्रश्न है हमारा 21 सितंबर 2021 को भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है आपको पता होना चाहिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है, यानी FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यह जारी करता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को। और इसका उद्देश्य क्या है। तो यह जो है स्वच्छ जितने भी बीच है उन्हें शामिल करता है, ठीक है। इस सर्टिफिकेशन में जो है स्वच्छ बीचों को शामिल करता है। अगर आपसे पूछा गया भारत के पहले कितने बीच थे इसके अंदर भारत के पहले 8 बीच थे और अब जो है 2 ऐड कर दिए गए, यानी भारत के कुल बीच इसके अंदर कितने हैं। तो 10 बीचों को यह जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया वो नवीनतम 2 बीच कौन से हैं, तो वह है कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में है और दूसरा है ईडन बीच जो कि पुडुचेरी में है, ठीक है। याद रखना कोवलम बीच तमिलनाडु, ईडन बीच जो है पुडुचेरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। बीचों के नाम याद कर लेना कोवलम और ईडन, ठीक है। कोवलम तमिलनाडु में है और ईडन पुडुचेरी में है। इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को जारी कौन करता है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। पहले भारत के कितने थे। तो पहले थे इसके अंदर भारत के 8 जो है बीच शामिल थे, अब हो चुके, अब 2 ऐड हो चुके, यानी 10 हो चुके। अगर आपसे पूछा गया इस फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन FEE का मुख्यालय कहाँ है। तो जो FEE है इसका मुख्यालय है डेनमार्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है डेनमार्क में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। उससे पहले आपको बता दूं आपने 2 जो है वो तो याद कर लिए कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछा गया कि बाकी के 8 कौन से हैं, तो बाकी के 8 जो है बाकी के जो 8 हैं उन्हें मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, ठीक है। तो पहला कौन सा है। तो पहला है शिवराजपुर गुजरात, ठीक है। पहला है शिवराजपुर गुजरात, ठीक है। पहला है शिवराजपुर गुजरात, शिवराजपुर भी जो कि गुजरात में है। दूसरा है घोघला, ठीक है, घोघला द्वीप जो कहाँ पे है। दमन और दीव में है, ठीक है, दमन और दीव में। अगला तीसरा है
कस्कोर्द और पदुबिद्री, ठीक है। कस्कोर्द और पदुबिद्री, ये जो दोनों बीच, सॉरी, कस्क्रोद और पदुबिद्री जो है यह कर्नाटक में है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कस्कोद और पदुबिद्री। अगला है कापाड़, कापाड़ बीच जो है, कापाड़ बीच यह है केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न है ऋषिकोंदा, अगला बीच है ऋषिकोंदा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको नाम बता दूं, नाम याद रख लेना। 8 बीचों के तो पहला जो बीच है उसका नाम है शिवराजपुर जो कि गुजरात में है। दूसरा है घोघला जो कि दमन एंड दीव में है। तीसरा है कसारकोड और पदुबिद्री, ठीक है। कसारकोड और पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है। और कापड़, ठीक है, कापड़ जो कि कापड़ बीच जो कि केरला में है। और अगला है ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। और गोल्डन जो बीच है, गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा में है, उसे भी शामिल किया गया है, वो भी शामिल था। और राधानगर, ठीक है, राधानगर जो कि अंडमान और निकोबार में है, राधानगर बीच जो कि अंडमान और निकोबार में है, इन्हें भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में शामिल किया गया, यानी ब्लू फ्लैग प्रमाणन में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है समुद्री विरासत संग्रहालय। तो ये जो समुद्री विरासत संग्रहालय है, अगर आपसे पूछा गया समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ है, तो ये जो समुद्री विरासत संग्रहालय है ये लोथल गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न है IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन सेज कौन सा है? तो यह पहला ग्रीन सेज है कांडला, ठीक है। कौन सा है? कांडला। कहाँ है कांडला? ये गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न है पुदुचेरी और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री है रंगास्वामी और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, ठीक है। पुडुचेरी के रंगास्वामी और तमिलनाडु के स्टालिन। अगला प्रश्न है पुडुचेरी के कुल कितने जिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए। पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं, जिनमें पहला है यनम, दूसरा है कराईकल, तीसरा है माहे और चौथा पुडुचेरी, ठीक है। 4 जिले हैं, पहला है यनम, दूसरा है कराईकल, तीसरा है माहे और चौथा है पुडुचेरी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है पुदुचेरी किसके अधीन था? तो पुदुचेरी जो है ये फ्रांस के अधीन था। अगर आपसे पूछा गया गोवा किसके अधीन था, तो गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था। अगला प्रश्न है डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क जो है यह कोपेनहेगन जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोपेनहेगन पर स्थित है। कौन सा? डेनमार्क। अगर आपसे पूछा गया कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये कहाँ की संस्था है? तो यह जो है यह डेनमार्क की संस्था है, ठीक है। कौन सी? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? अगर आपसे पूछा गया ग्रीनलैंड जो है यह किस देश के अधीन है, तो यह जो है यह डेनमार्क के अधीन है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न जो कि है हाल ही में किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है? तो आपको बताना चाहिए जीता है डी गुकेश ने, ठीक है। डी गुकेश जो है इन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जो है मास्टर्स वर्ग जीत लिया है और यह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। कौन? डी गुकेश जो है यह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है। कौन? विश्वनाथन आनंद। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। अगला प्रश्न है 70वें ग्रैंड मास्टर। तो जो 70वें ग्रैंड मास्टर है भारत के वो है राजा ऋत्विक। कौन? राजा ऋत्विक। अगला प्रश्न है पहली महिला ग्रैंड मास्टर। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है विजय लक्ष्मी। कौन? विजय लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो जो विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। कौन? विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। भारत का डी गुकेश, विश्व का अभिमन्यु मिश्रा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, मैंने आपको बता दिया डी गुकेश। अगला प्रश्न है
कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो है, इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है शतरंज खेल से, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व शतरंज दिवस है यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। कहाँ पर? ओस्लो, नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 6वां प्रश्न, 6th प्रश्न, जो कि है, हाल ही में 8 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है इंदिरा जो पार्थसारथी है, इन्हें मिला है तमिल भाषा में। इंदिरा पार्थसारथी जो है, आपको बता दो, ये जो इंदिरा पार्थसारथी हैं इन्हें मिला है तमिल भाषा में, इन्हें मिला है तमिल भाषा में। स्वामी रामभद्राचार्य को मिला है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में इन्हें मिला है। और डॉक्टर भालाचंद्र जो नेमाड़े हैं इन्हें मिला है मराठी भाषा में, ठीक है। और यह जो यशोधरा मिश्रा जो है यह ओडिया भाषा की साहित्यकार है, लेकिन इन्हें जो है यह साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना नहीं गया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया साहित्य अकादमी जो है, यह पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार यह कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो यह जो है यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में यह दिया जाता है? 24 भाषाओं में। पहले जो है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसके अंदर कौन सी भाषाएं ऐड की गई है? तो इसके अंदर ऐड की गई है अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा। आपको याद होना चाहिए जो 22 जो भाषाएं हैं ना, ये संवैधानिक भाषाएं हैं, ठीक है। संवैधानिक भाषाएं हैं 22, और ये जो 2 भाषाएं हैं और अंग्रेजी और राजस्थानी, ये संवैधानिक भाषाएं नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि यह जो फेलोशिप के लिए चुना गया है, इसके अंदर हिंदी के लिए किस चुना गया है? तो इसके अंदर हिंदी के लिए चुना गया है विनोद कुमार थुम्बा को, ठीक है, विनोद कुमार थुम्बा। और अंग्रेजी में रस्किन बॉन्ड को, और हिंदी में विनोद कुमार थुम्बा को, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिया गया है GS कुरुप को। किन्हें? GS कुरुप को जो है यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किन्हें? अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगर आपसे पूछा गया हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी को पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनामिका को। किन्हें? अनामिका को। अगला प्रश्न है पद्मा सचदेवा। तो पद्मा सचदेवा जो है यह डोगरी भाषा की कवित्री है। कौन? पद्मा सचदेवा डोगरी भाषा की कवित्री है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न, जो क्या चर्चा में रहा, कमरे वियजा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो कमरे वियजा ज्वालामुखी जो है, ये बात की जाए स्पेन में स्थित है, ठीक है, यह स्पेन में है। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 50 साल के बाद जो है ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। कौन सा? कमरे वियजा जो ज्वालामुखी है 50 साल के बाद विस्फोट हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो यह है कैनारी द्वीप पर है, ठीक है। किस देश में? तो यह स्पेन में कैनारी द्वीप पर है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है हाल ही में माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहाँ स्थित है? तो यह जो माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी है यह स्थित है इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछा गया माउंट मेरपी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है? तो सिनबुंग और मेरापी ये दोनों जो है इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में
ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह कहाँ स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। माउंट विशुवियस जो है यह इटली में स्थित है। ठीक है, माउंट विशुवियस। अगर आपसे पूछा गया बेरेन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो बेरेन ज्वालामुखी जो है यह अंडमान निकोबार में है, यानी भारत में है, अंडमान निकोबार में है। और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछा गया COP25 का आयोजन कहाँ किया गया, COP25 जो है इसका आयोजन किया गया है मैड्रिड में, और मैड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कैटलोनिया किस देश से अलग होने की मांग कर रहा है? कैटलोनिया जो है एक स्पेन का भाग है, और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग जो है स्पेन से अलग होने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आपको बताना चाहिए जस्टिन ट्रूडो जो है यह कनाडा के तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर आपको बताना चाहिए कनाडा के अंदर जो है हाल ही में चुनाव हुए थे, और यह जो है संसदीय चुनाव के अंदर जो कुल सीटें हैं यह थी 338। ठीक है, 338 सीटें थी, और बहुमत पाने के लिए कुल 170 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन यह जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी में इस चुनाव में 156 जो है सीट जो है यह जीत ली है। और इसके जो हेड हैं, लिबरल पार्टी के हेड जस्टिन ट्रूडो, यह जो है फिर से तीसरी बार जो है कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कनाडा के अंदर इस बार जो यह संसदीय चुनाव हुए थे, इसके अंदर जो है 17 सीटें जो है यह सिख या जो भारत के जो लोग जो कि कनाडा में रहते हैं, है ना, जो कि भारत के वो लोग जो कनाडा में रहते हैं, उन लोगों ने 17 सीटें इस चुनाव में जीत ली हैं। ठीक है, हम देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विश्व की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री। तो विश्व की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री कनाडा के पास है। अगर आपसे पूछा गया भारत की किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री है, तो वो है गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित है, और 16 सितंबर 1987 को जो है 1987 को 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न है अथावास्का लेक जो है इसे यूरेनियम का भंडार भी कहा जाता है, और यह कनाडा में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है विनीपेग जो है यह कनाडा में है, और ये जो विनीपेग है इसे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। किसे? विनीपेग को जो है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, जो कि है चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? जो चर्चा में रहा वाइपर रोवर जो है ये नासा जो है इसका रोवर है, और नासा जो है इसे चंद्रमा में जो दक्षिण ध्रुव का जो नोवेल क्रेटर जो है यहाँ पर इसे भेजने वाला है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजने वाला है। और दोस्तों आपको बताना चाहिए इसरो ने जो मिशन लॉन्च किया था उसके अंदर अगर वो सफल हो जाता, इसरो जो है वो भी दक्षिण ध्रुव पर जो है अपना रोवर भेज रहा था, लेकिन उसी वक्त जो है उनका कम्युनिकेशन टूट गया था, और इसी कारण जो है यह जो मिशन था ये असफल हुआ। वरना जो है भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला देश बन जाता, लेकिन मिशन फेल हो गया, और नासा जो है यह अपना वाइपर रोवर जो है इसी दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला है। और अगर आपसे पूछा गया किस रॉकेट की मदद से, तो यह जो है फैल्कन 9 जो है, जो कि किसका रॉकेट है? फाल्कन 9 जो है ये स्पेस एक्स जो है इस कंपनी का रॉकेट है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9, और फाल्कन 9 से जो है यह इस रोवर को उतारने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है शिरीषा बांदला जो है यह हाल ही में अंतरिक्ष में गई थी, और यह भारत में जन्म लेने वाली दूसरी भारतीय महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। और अगर आपसे पूछा गया पहली महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया किस कंपनी की सहायता से यह
अंतरिक्ष में गई हैं, तो यह गई हैं वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की सहायता से। और अगर आपसे पूछा गया विकास इंजन जो है, यह जो गगनयान जो है इस मिशन का इंजन होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है वीजा वुडसेट जो है, वीजा वुडसेट ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है और यह लकड़ी का पहला उपग्रह है, ठीक है। वीजा वुडसेट जो है ये लकड़ी का पहला उपग्रह है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है यह मिशन, और इस मिशन के तहत जो है इनकी जो सैटेलाइट जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाली है, ठीक है। यह सूर्य के जो है सबसे नज़दीक जाने वाली है। और अगर आपसे पूछा गया इसके अंदर जो पार्कर जो है, ये पार्कर जो है यूएसए अमेरिका के जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि संतोष जॉर्ज जो है यह भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट है। अगला प्रश्न है परसिवरेंस रोवर जो है यह नासा के द्वारा भेजा गया था मंगल ग्रह पर, ठीक है। परसिवरेंस रोवर नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया है। अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो कि है हाल ही में बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस बार पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि है विंटर ओलंपिक। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसके तुरंत बाद जो इसके 2 महीने इसके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसके 2 साल बाद जो है यह विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन जो है यह ओलंपिक होता है और यह 2022 में होने वाला है। कहाँ पर? बीजिंग चीन में जो है यह होने वाला है। अगर आपसे पूछा गया है इसका आदर्श वाक्य, प्रश्न अगर आपसे पूछा गया इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका इस बार का 2022 का इसका आदर्श वाक्य है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो यही था हमारा आज का यानी 23 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।